प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, डोंट मिस। जी हाँ, क्लास को मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस क्लास 10th सामाजिक विज्ञान 10वीं कक्षा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जैसा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की, क्योंकि भाई 3 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे 12 अंक के और 4 प्रश्न आएंगे 12 अंक के दीर्घ उत्तरीय, है ना। वैसे तो डियर फ्रेंड्स, आपने इतने कम समय में हमें बहुत ज़्यादा प्यार और विश्वास दिया है। आपके प्यार और विश्वास के हम कायल हो गए। सबसे पहले सामाजिक का ही एक वीडियो हमने चढ़ाया था यूट्यूब पर, कक्षा 10 का ही था, और लगभग 6,500 विद्यार्थियों ने उस वीडियो को पसंद किया, देखा और तारीफ की। उसमें सामाजिक विज्ञान का परीक्षा का पैटर्न दिया हुआ है, पेपर किस हिसाब का आएगा, कौन से पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, और कौन कौन से पार्ट से आपको छोटे प्रश्न याद करने हैं, कौन कौन से पार्ट से आपको बड़े प्रश्न याद करने हैं, ये सारी डिटेल हमने दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखिएगा। लीजिए, अभी हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट प्रश्न निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरीय की। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले वो चैप्टर्स ले रहे हैं जिनसे निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और हम आपको देंगे टॉपिक, क्योंकि देखिए ये बोर्ड का एग्ज़ाम है और प्रश्न को घुमा फिराकर कैसे ही पूछा जा सकता है, लेकिन टॉपिक तो वही रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, और ये इतिहास का पाठ है। इससे हमने आपके लिए जो प्रश्न लिए हैं, जो टॉपिक लिए हैं, उसमें पहला टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्वों का योगदान। इसे आप अवश्य याद करें अच्छे से। और महात्मा गांधी पर सत्याग्रह, असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन, नमक यात्रा एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस पर जो भी प्रश्न बन रहे हैं संबंधित, लेकिन ध्यान रखिएगा हम अभी आपको बता रहे हैं निबंधात्मक प्रश्न। तो ये जो टॉपिक हमने आपको दिए हैं, इन पर निबंधात्मक प्रश्न जो हैं उनके उत्तर आप अवश्य याद कीजिएगा। इसके साथ ही हमने टिप्पणी के रूप में कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं। हो सकता है 3 या 4 टिप्पणियाँ मिक्स करके पूछ ली जाए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, प्रथम विश्व युद्ध, रोलट एक्ट और चंपारण किसान आंदोलन। तो इन बड़ों प्रश्नों को आप अवश्य याद करें, और इनके साथ ही अन्य जो प्रश्न आएंगे वो भी इस पाठ से आपके तैयार ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रश्न घुमा फिराकर कैसे भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको 2 प्रश्न बता रहे हैं। नमक यात्रा उपनिवेशवाद के विरुद्ध विरोध का प्रभावी प्रतीक क्यों मानी गई, व्याख्या कीजिए। अब देखिए, इसके उत्तर के लिए आपको नमक यात्रा का पूरा विवरण पढ़ना होगा, उसे तैयार करना होगा, तब ये प्रश्न का उत्तर याद होगा। इसलिए हमने आपको टॉपिक्स दिए हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवाद को साकार करने में लोक कथाओं, गीतों एवं चित्रों आदि के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए, ये प्रश्न घुमाया हुआ है। अब इस प्रश्न का उत्तर याद करने के लिए आपको राष्ट्रवाद के विकास में विभिन्न सहायक तत्वों को तैयार करना होगा, यानी उनका उत्तर याद करना होगा। बस यही तो हम आपको कहना चाहते हैं। लीजिए, चलते हैं अगले पाठ की ओर। और अगला पाठ आ गया है, पाठ 5वां है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। पाठ का नाम है, और ये खनिज और ऊर्जा संसाधन ये आपके भूगोल से हैं। इससे एक बड़ा प्रश्न 4 अंक का पूछा जाएगा। टॉपिक ध्यान से नोट कर लीजिए। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जिसमें सौर ऊर्जा को प्राथमिकता देनी है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नवीनीकरण ऊर्जा संरक्षण आवश्यकता और उपाय पूछे जा सकते हैं।
भारत में लौह अयस्क का वितरण। और पांचवा टॉपिक है खनिज धात्विक और अधात्विक, जिसमें तांबा। ये टॉपिक है। इन टॉपिक के जो उत्तर हैं वो आप अच्छे से तैयार करें। इस पार्ट से अगर आपको 4 अंक लाने हैं। अब हम बात कर लेते हैं तरीके पर। देखिए किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टॉपिक यही है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है, भारत में प्रमुख गैर परंपरागत शक्ति के साधनों का वर्णन करते हुए बताइए कि निकट भविष्य में सौर ऊर्जा किस प्रकार से हमारा संकट हल करेगी। अब देखिए इस प्रकार से प्रश्न को घुमाया गया है। बिल्कुल, इसलिए हमने आपको यहाँ पर टॉपिक दिए थे, गैर परंपरागत शक्ति, और उसमें सौर ऊर्जा बताया था। दूसरा प्रश्न, भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ कौन सी है, विस्तार से समझाइए। अब देखिए थोड़ा सा घुमा हुआ है, बस बात यही है, लौह अयस्क का वितरण, इसके बारे में पूछा गया है। तो जो टॉपिक हमने दिए हैं, बस आपको क्या करना है, उस टॉपिक पर जो प्रश्न है उसके संबंध में जो जानकारी है उसे आप अच्छे से याद कर लें। फिर कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कैसे ही घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे और विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा पाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात शेयर करनी थी, और बात ये है कि आपके इस बार 2022 में जो बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट के हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में किस प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस किस पार्ट से कितने कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, हर विषय का पेपर पैटर्न हमने समझाया हुआ है, हर विषय का वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर RBSE अपडेट नाम से एक फोल्डर है, उसमें वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं लोकतांत्रिक राजनीति। चैप्टर 5 है और जन संघर्ष और आंदोलन इसका नाम है। इससे निबंधात्मक प्रश्न जो पूछा जाना है, जिसमें दबाव समूह है, हित समूह है, व आंदोलन के नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव। दूसरा, लोकतंत्र के लिए नेपालियों का जनसंघर्ष एवं बोलीविया का जल युद्ध। तीसरा, दुनिया भर के लोकतंत्र का विकास जनसंघर्ष और आंदोलन से। चौथा टॉपिक है नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। और पांचवा टॉपिक है दबाव समूह एवं राजनीतिक दल, अंतर, प्रभाव व स्वरूप। प्यारे विद्यार्थियों, मूर्ख बनाने का कोई धंधा नहीं है, कोई धंधा नहीं है। जो बात इस चैनल के माध्यम से बताएंगे वो बिल्कुल सही और सटीक होगी, और ऐसी बात, ऐसी जानकारी होगी जो आपके भविष्य के लिए सहायक सिद्ध हो, आपकी शिक्षा में सहायक सिद्ध हो। अब हम बात करते हैं इन टॉपिक पर प्रश्न कैसे आ सकते हैं। देखिए अब आपके सामने एक प्रश्न है, दबाव समूह, हित समूह तथा आंदोलन के नकारात्मक तथा सकारात्मक प्रभाव होते हैं, व्याख्या कीजिए। अब दबाव समूह और हित समूह का टॉपिक जो दिया है आपको, उस टॉपिक पर इनके जो प्रश्न बनते हैं, यानी इनके बारे में जो डिटेल है वो डिटेल आपको तैयार करनी होगी। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न देखिए, लोकतंत्र की जीवंतता में जनसंघर्ष का अंदरूनी रिश्ता कैसे है। जल के लिए बोलीविया संघर्ष एवं नेपालियों के जनसंघर्ष से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, जैसा कि हमने आपको टॉपिक में दिया था, लोकतंत्र, जल के लिए बोलीविया संघर्ष और नेपालियों का जनसंघर्ष दिया था ना। हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, हमने आपको टॉपिक दिए, वो टॉपिक के आंसर्स आप तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्रश्न फिर कैसे भी पूछें आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिन पाठों से आएंगे, बस वही पाठ हम आपको बता रहे हैं। भाई, इतिहास का पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इसमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाना है।
और मुख्य मुख्य प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए। जर्मनी और इटली का एकीकरण, ग्रेट ब्रिटेन की आदर्श राष्ट्र राज्य बनने का कारण, मारियान और अर्मियान कौन थे, नारी रूपकों की यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका, 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद और रूमानीवाद और उसका राष्ट्रीयता की धारणा के विकास में योगदान। ये है मुख्य टॉपिक। अगर 95 प्लस हैं लाने आपको, तो फिर इन टॉपिक्स पर जो भी प्रश्न बन रहे हैं ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। हाल हम आपको इन टॉपिक्स पर बने 2 प्रश्न बताते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, नारी रूपकों की यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका क्या थी। दूसरा प्रश्न, टिप्पणी लिखिए जिसमें 3 पॉइंट हमने दिए हैं। इटली और जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया, 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणाम, और तीसरा टॉपिक है ग्रेट ब्रिटेन की आदर्श राष्ट्र राज्य बनने के कारण। अब देखिए, आपका भूगोल का एक पार्ट है चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन। उसमें से एक 3 अंक का प्रश्न पूछा जाना है, दीर्घ उत्तरीय। जो पाठ हम बता रहे हैं उन्हीं में से वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अन्य किसी पाठ से इस प्रकार के प्रश्न याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे 3 अंक के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर हमने टॉपिक लिए हैं पारंपरिक वर्षा जल संग्रहण प्रणाली। दूसरा टॉपिक है भारत में जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों और संरक्षण के उपाय। तीसरा, राजस्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण की विधियां, वर्षा जल संग्रहण, छत वाला। तीव्र शहरीकरण की से जल की दुर्लभता। और 5वां टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और उसका उद्देश्य। अब यहाँ पर देखिए, हमने 2 प्रश्न लिए हैं इसमें से। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संग्रहण एवं भंडारण किससे किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, भारत में जल प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक के बारे में बताइए। प्यारे प्यारे दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं हमेशा, आप हमेशा याद रखिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा आधा नंबर भी नहीं कटे, 80 में से 80 आए, 100 में से 100 आए, तो उस कंडीशन में आपको टॉपिक्स तैयार करने होंगे। बस ये होता है कई बार कि हमसे कोई टॉपिक छूट जाता है, तो जो टॉपिक हमने बताए हैं वो टॉपिक आप अच्छे से तैयार करें, उन्हें नहीं छोड़ें। ओके। अगला पार्ट है आपका लोकतांत्रिक राजनीति से, चैप्टर नंबर 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले। और यहाँ पर जो टॉपिक हैं वो देखिए आप, और इसमें 3 टॉपिक हैं जो खास हैं। पहला है भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव और उनका दमन। दूसरा, महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने हेतु प्रयास। और तीसरा, सांप्रदायिकता, लैंगिक विभाजन और जातिवाद। ये मुख्य टॉपिक हैं जिनमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब किस प्रकार की, आइए चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने फिर से 2 प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है नारीवाद आंदोलन की व्याख्या कीजिए और भारत में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर महिलाओं के संबंध में एक प्रश्न वैसे तो और बनता है, हम आपको बता ही देते हैं कि भारत में आज़ादी के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार तो हुआ है, परंतु अभी भी स्त्रियां पुरुषों से काफ़ी पीछे है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए, ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, सांप्रदायिक राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है, कथन की व्याख्या कीजिए। तो टॉपिक से कैसे भी प्रश्न बना के आ सकता है। मुख्य बात है हमें उस टॉपिक के बारे में अगर जानकारी होगी तो हम प्रश्न कोई भी आए हम आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। हम आपको क्या बताना चाहते हैं शायद आप बेहतर समझ रहे होंगे, क्योंकि आप खुद भी तो समझदार हैं। तो मेरे समझदार और प्यारे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं अगले पाठ की। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए हमसे फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करके। जी हाँ, फ्री में। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई नुकसान भी नहीं होता।
फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे वो आपके पास उसकी सूचना सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। अब देखिए इससे और क्या फ़ायदा हुआ। देखिए अभी तो हमने सफ़र शुरू किया है, लगभग 5 महीने हुए हैं और आपका सभी का प्यार और विश्वास हमें खूब मिल रहा है। आगे और भी कक्षाओं के और भी कंपटीशन के बहुत से वीडियोस आएंगे। जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते और सक्सेस के बाद भी हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी हो जाता है। बाकी भाई आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि काम वही होता है जो मन से करवाया जाए। वीडियो को पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र का एक पार्ट है मुद्रा और साख, जिससे भी 3 अंक का प्रश्न पूछा जाना है। और इसके जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं वो है भारत में मुद्रा की आधुनिक रूप और विनिमय का माध्यम। दूसरा, बैंक देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। तीसरा, औपचारिक तथा अनौपचारिक ऋण क्षेत्रक स्रोत। चौथा, स्वयं सहायता समूह और उसके कार्य। पांचवा, करेंसी और भारतीय रिजर्व बैंक महत्व और आवश्यकता। अब देखिए टॉपिक पर किस प्रकार से प्रश्न सेट होता है। पहला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरा, देश के विकास के लिए सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज आवश्यक क्यों है, किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, हालांकि देखिए छोटे प्रश्न तो हम याद कर लेंगे, लेकिन बड़े प्रश्नों में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए क्योंकि बड़े प्रश्न का उत्तर याद करना भी आसान नहीं रहता, और सामाजिक में कई बार माइंड में ये रहता है कि चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, थोड़ा बहुत अपने मन से लिख देंगे। अरे भाई, मन से क्या लिखोगे, मन में कुछ होगा तो लिखोगे ना, और इधर उधर की बातें लिखने से नंबर मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारी सी सलाह है कि आप हर टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में जा कर के एजुकेशन संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें ज़रूर बताइएगा। अब चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। प्यारे प्यारे दोस्तों, गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल पर आते जाते रहिए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।